आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 2 मेमोरी मैनेजमेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, मैं याद दिला दूं मेरे उन सारे स्टूडेंट्स को, मैं देव सिन्हा। पिछली बार हम लोगों ने मेमोरी मैनेजमेंट को इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था और उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट जो भी आपका मेमोरी का इंट्रोडक्शन है, बेसिक्स है, मेमोरी क्यों आवश्यकता है। लाइक आपको ध्यान होगा ये वाला पेज जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने मेमोरी के पार्ट्स को अलग अलग देखा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब हम लोग इसी में आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग अपने सेकेंड पोर्शन पर आगे बढ़ेंगे, यानी उसके सेकेंड पार्ट पर आगे चलेंगे। तो ये पेपर तो आपको मिल ही चुका होगा। मुझे क्या बताना है इसमें ज़रा देखा जाए। दरअसल हमने जो प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस किया है ना, उसका नेचर क्या है। तो प्राइमरी मेमोरी को बोलते हैं टेम्पररी, वोलेटाइल, या मेन मेमोरी, या इनबिल्ट मेमोरी, ये सब इसका नाम है। और इस इनबिल्ट मेमोरी का जो मतलब होता है कि वो पहले से हमारे सिस्टम में फीड किया हुआ है, हमें अलग से उसे लगाने की ज़रूरत नहीं। वहीं सेकेंड हैंड में सेकेंडरी मेमोरी जो है उसका नेचर है कैसा, परमानेंट। परमानेंट का मतलब कि वो हमेशा के लिए रहेगा। कब तक के लिए रहेगा? जब तक आप उसको हटाए नहीं। नॉन वोलेटाइल। मास मेमोरी एक्सटर्नल, बाहरी मेमोरी है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन आया था कि सर ये जो ऑक्सिलरी मेमोरी है ये और एक्सटर्नल, क्या ये दोनों सेम है? हाँ, बिल्कुल सेम है, ये बाहर की मेमोरी है भाई। अब देखो, अगर मान लो हम अपने दिमाग की बात करें तो हमारे दिमाग में सारी बातें याद रहती हैं, बट क्या वाकई में सारी बातें याद रखती हैं? कुछ बातों को हमें लिख करके रखना पड़ता है, रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। तो व्हाट आर दीज? क्या ये हमारी बॉडी के अंदर है? नहीं है। तो दीज आर एक्सटर्नल मेमोरी। और कुछ भी जो बाहर से हम इस्तेमाल करें ना एडिशन में, हम उन्हीं को ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, जिनको कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेन मेमोरी के बारे में थोड़ी सी बात करें। कहता है कि सिंस रोम इज नॉट मेड फॉर यूज़र, आपको पिछले पेज में बताया गया था, एंड इज लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स जो नेसेसरी है, किस लिए? टू इनिशिएट द बूटिंग प्रोसेस एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ ओएस। क्यों ये लाइन बताया गया? गौर कीजिए। मेन मेमोरी को हमने तोड़ा है सिर्फ रैम में। क्यों भाई? जबकि हमको पता था पिछले क्लास में हमने जो देखा है कि मेन मेमोरी को यानी प्राइमरी मेमोरी को हमने रोम और रैम दोनों में बांटा था, लेकिन इस बार हम सिर्फ रैम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत साफ साफ कि हम इस बार जो रैम को कंसिडर कर रहे हैं, रोम को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। ये जो रोम है, दिस इज़ एक्चुअली नॉट फॉर यूज़र। तो इसलिए हमारी बातचीत चलेगी किसके लिए? सिर्फ रैम के लिए। तो रैम में आते हैं। रैम के भी दो भाग हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब, एस का मतलब स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब इंस्टेंट, तुरंत, स्टेटस। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस हमने यहाँ मेंशन कर रखा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड मेमोरी स्पेस टू होल्ड द डेटा। जितना जगह हमारे पास है उसी को हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटस। अब जैसे रोम के साथ में था वैसा ही यहाँ डी रैम है। डी रैम का मतलब डायनामिक, डायनामिक का मतलब बृहद, बहुत बड़ा। तो नॉट फॉर यूजर, अब इसके बड़ा होने से क्या फायदा? कहता है नॉट फॉर यूजर एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइक कीवर्ड्स, कॉम्बिनेशंस, प्रीडिफाइंड परमिशंस एटसेट्रा। मतलब क्या भाई? अगर मान लो कि हमने अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल करके लिखा है, एक पंच किया की ए, अब क्या होगा? नेक्स्ट टाइम अगर हमने इसे पंच किया और ये आ जाता है कैपिटल ए, तो क्यों आ जाता है? कोई कारण? हाँ, हमने कैप्स लॉक को यूज़ किया होगा, या हो सकता है शिफ्ट का यूज़ किया हो। अब मान के चलो कि शिफ्ट का यूज़ किया और ऐसा कैपिटल ए आ गया, और फिर तुरंत में हम फिर से दोबारा करेंगे और फिर से कैपिटल ए आ जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? बोले कि होना तो चाहिए सर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शिफ्ट इमीडिएट स्टेट को बदलता है, और जैसे ही बदलेगा और नेक्स्ट टाइम अगर आपने शिफ्ट इस्तेमाल नहीं किया तो इसकी जगह पर क्या आएगा? स्मॉल ए। यही काम अगर हम कैप्स लॉक ऑन कर दें, तो कैप्स लॉक अगर ऑन करेंगे तो फिर जितनी बार भी हम प्रेस करें उतनी बार ये कैपिटल ए आते रहेगा। भाई तो ये सिस्टम को बता कौन रहा है कि कैप्स है या शिफ्ट है या ऑल्ट है, क्या यूज़ किए हैं?
ये बताने की जिम्मेदारी किसकी है? DRAM की है। इसके पास एक कॉम्बिनेशनल फॉर्मेट में सारा कुछ प्री डिफाइंड होता है कि कब यूज़र ने किस प्रकार का कंटेक्स्ट इस्तेमाल किया है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिंस प्राइमरी मेमोरी बेसिकली शोज द नेचर ऑफ बीइंग इरेज्ड, बीइंग वोलाटाइल, है ना। वोलाटाइल का मतलब जो खुद से गायब हो जाए। द प्रीवियस डेटा इज ऑटोमेटिकली ओवर रिटन और इरेज्ड एज सुन एज न्यू डेटा इज प्रोवाइडेड। जैसे ही नया डेटा देंगे प्रीवियस मिट जाएगा। हेंस ओनली वन डेटा वॉज अलाउड टू रिसाइड इन द मेमोरी। सिर्फ एक ही डेटा रह सकता है। तो अगर एक डेटा रह सकता है तो सबसे बड़ा सवाल उठेगा कि मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग कैसे होगा, है ना। उसी को यहाँ पर बताया गया कि वर्किंग विथ मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट सिस्टम it is required to deal with multiple inflow of data. That means having one data at one time is not sufficient. आप देख रहे हैं ना, वन डेटा ओनली की बात कह रहा है, इज नॉट सफिशियंट। तो जब ये सफिशियंट नहीं है तो होगा क्या, फिर हम करेंगे कैसे? तो कैसे करेंगे, इसके लिए फिर हमें मूव करना पड़ेगा हमारे थर्ड पेज पर। थर्ड पेज पर देखिए क्या कहता है। In order to provide storage to multiple data flow, memory that is primary के अंदर कौन सा पार्ट? RAM का कौन सा पार्ट? SRAM, static RAM, should be capable of holding multiple data in different containers that may or may not be homogeneous in nature. homogeneous का मतलब कि एक ही प्रकार का, एक ही स्पेसीज का, अलग अलग भी हो सकता है। तो अब इस मेमोरी में, यानी जो प्राइमरी के अंदर रैम के अंदर SRAM है, इसमें चूंकि एक ही डेटा हमको नहीं रखना है, ज़्यादा रखना है, तो वैसे कंडीशन में हमें बहुत सारा कंटेनर्स बनाना पड़ेगा। और ये कंटेनर्स क्या हैं, आगे के जगह टॉपिक्स में आपको मिलेगा। इस कंटेनर को ही हम बोलते हैं पार्टीशन, या कुछ एक विशेष लैंग्वेज में इसको बोला जाता है बफर्स। For such holding, memory has to create sufficient storage area and it is made possible by partition. यही वो पार्टीशन है जिस पर हमारा मेन फोकस है। देखिए क्या कहता है। Allotment of related data into available partition is termed as allocation. यानी पहले पार्टीशन बना लिया भाई, हमने पार्टीशन कैसे बनाया, हमने इस प्रकार से कई एक भाग बना लिया। तो ये जो हमने बनाए हैं ना, ये हमने भाग बनाए हैं। अब इसमें फिट करो या इसमें फिट करो या इसमें फिट करो, तो जिसमें जगह है, जिसमें अलॉट होगा, वही हमारा एलोकेशन कहलाएगा। अब चलते हैं जरा पार्टीशन को देखते हैं। तो पार्टीशन को हमने कहा कि ये दो प्रकार से हो सकता है, एक है सिंगल और दूसरा है मल्टी पार्टीशन। सिंगल यानी कि एक ओनली, तो सिंगल को बोला सिंगल प्रोसेस मॉनिटर, ये इसका खास नाम है, सिंगल प्रोसेस मॉनिटर, SPM के नाम से। यानी जब पूरा का पूरा मेमोरी, कोई पार्टीशन नहीं होगा, ये पूरा का पूरा मेमोरी अलॉट होगा एक ही डेटा को, उसको बोलेंगे सिंगल प्रोसेस मॉनिटर, या उसी को बोलेंगे रेसिडेंट मॉनिटर। तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम था, इसको हमने ओवरकम किया, इसी की वजह से तो मल्टी पार्टीशन की बात आई। मल्टी पार्टीशन में हमने देखा कि हम इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। एक है स्टैटिक यानी प्री डिफाइंड, पहले से बताया गया। दूसरा डायनामिक यानी कि रैंडम, जब जरूरत पड़ा तब वैसा रैंडम या वेरिएबल पार्टीशन साइज एज पर रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के हिसाब से हम इसको पार्टीशन करेंगे। चलिए देखते हैं इसका एक एग्जांपल के तौर पर कि पार्टीशन में अब हम जब सिंगल की बात तो कर चुके हैं, मल्टी पार्टीशन में आते हैं और स्टैटिक पार्टीशन में आते हैं। मल्टी के अंदर में स्टैटिक पार्टीशन, स्टैटिक में मतलब कि पहले से डिफाइन करेंगे। तो मान के चलो कि हमारे पास 10 किलोबाइट का जगह है। इस टोटल 10 किलोबाइट की जगह को हमने क्या किया, हमने 3 भागों में बांट दिया है। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे 4 किलोबाइट, 3 किलोबाइट, 3 किलोबाइट ऐसा बांटा। आप इसको 3 किलोबाइट, 4 किलोबाइट, 3 किलोबाइट कर सकते हैं, ऐसा करके आप इसको बांट सकते हैं। और इसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हैं, जैसे एक सेकेंड हम लोग होल्ड करेंगे। हाँ, तो कंटिन्यू करें। स्टैटिक पार्टीशन में हमने क्या किया, 4 किलोबाइट, 3 किलोबाइट या 3 किलोबाइट में हमने जो कहा, हम इसको किसी भी सीक्वेंस में बना सकते हैं। 2 किलोबाइट का, 5 किलोबाइट का और 3 किलोबाइट का, 1 किलोबाइट का, 1 किलोबाइट का और 8 किलोबाइट का, जैसा मर्जी करें। लेकिन ये प्री डिफाइंड, पहले से बताना होगा। जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो पहले से रूम का साइज़ डिफाइन करते हैं, पहले से हमारा बरामदा कहाँ होगा, डाइनिंग स्पेस कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, लाइकवाइज। और दूसरा जिसमें कि डायनामिक पार्टीशन, पूरा का पूरा जगह खाली आप देख रहे हैं, बड़ा सा हॉल है, जब जहाँ मर्जी करा, जितना दूर का मर्जी करेगा कैप्चर कर लेंगे, इतना दूर का मर्जी करेगा कैप्चर कर लेंगे, जैसा मर्जी करेगा हम कैप्चर कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा देखा जाए। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, केस 1,
केस 1 में क्या है, स्टैटिक पार्टीशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जैसे DR डेटा रिक्वेस्ट, DS डेटा साइज, PS पार्टीशन साइज, MA मेमोरी अवेलेबल। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो केस 1 है पहला है, कहता है कि व्हेन डेटा रिक्वेस्ट इज इक्वल टू PS यानी पार्टीशन साइज। तो आप यहाँ ध्यान करो, ये 4 किलोबाइट क्या है, ये पार्टीशन साइज है। समझ गए मेरी बात? 4 किलोबाइट क्या है, पार्टीशन साइज है। और डेटा रिक्वेस्ट क्या है, अगर हमने जो डेटा पोस्ट किया है, पंच किया है, उसका साइज हमको देखना पड़ेगा। तो हमारे लिए इसमें क्या क्या कंडीशंस बनते हैं आप देखो। कह रहा है व्हेन डेटा रिक्वेस्ट इज इक्वल टू पार्टीशन साइज, है ना, जब दोनों बराबर हैं तो नो प्रॉब्लम एंड द एलोकेशन इज डन। कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, हमारे पास जितना बड़ा डेटा है उतना बड़ा जगह है, कोई दिक्कत नहीं होगा, एलोकेशन हो जाएगा। सेकंड केस, जब डेटा रिक्वेस्ट पार्टीशन साइज से कम होता है, यानी कि हमारे पास पार्टीशन साइज 4 किलोबाइट का है और जो डेटा रिक्वेस्ट है वो 2 किलोबाइट का है। लॉट ऑफ मेमोरी लेफ्ट अनऑक्युपाइड, 2 ही किलोबाइट का डेटा है तो 2 ही किलोबाइट का जगह ना ऑक्युपाई करेगा, बाकी जो बच गया वो वेस्टेड है, यानी वेस्टेड हो जाएगा, चूँकि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैसे समझोगे? मान लो एक चेयर है, उस चेयर पे आप बैठे हो और आपके बैठने के बाद भी उसमें कुछ थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, लेकिन चेयर के दोनों साइड में जो हैंड लगा हुआ है उसकी वजह से कोई और नहीं बैठ सकता। तो जब कोई और नहीं बैठ सकता तो जितना जगह खाली है वो क्या होगा, बर्बाद होगा, और जो बर्बाद होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैगमेंट बोलेंगे। थर्ड केस आया व्हेन डेटा रिक्वेस्ट इज ग्रेटर देन PS यानी पार्टीशन साइज। कहता है अनेबल टू अलोकेट, जगह ही नहीं है भाई, आपका साइज बड़ा है, कुर्सी का साइज छोटा है, आप फिट नहीं हो सकते। एफिशिएंसी रिड्यूसेस, एफिशिएंसी रिड्यूसेस का मतलब कि जब एलोकेशन नहीं हुआ तो जिस काम के लिए कहे थे वो काम कंप्लीट ही नहीं हुआ। अब चलो, अब जल्दी से चलते हैं डायनामिक वाले पे, देखते हैं ज़रा सा। केस 1 ये स्टैटिक की बात कर रहा है, 2.5 हमने दिया, 1.5 वेस्टेड हुआ,